नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की जो क्लासेस चल रही है उसका सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रजामंडल बहुत तबीयत से अपन पढ़ रहे थे और प्रजामंडल की ये जो तीसरी क्लास है ये आप लोगों के लिए जब मैंने इसकी स्लाइड्स बनाई तो वो स्लाइड्स चली गई भैया 40 के करीब, 40 से पार जा चुकी है। तो अभी अपन पढ़ेंगे तो कितनी जो है इस सेशन में कवर कर पाते हैं उतनी पढ़ लेते हैं ढंग से व्यवस्थित, और जितनी पढ़ लेंगे और यदि बाकी रह गई तो फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि यदि ये समय पे हो जाती है तो इसी के अंदर पढ़ लें, ठीक है। लेकिन आप लोगों से मैं नियमितता जरूर मांगता हूं कि ये नियमितता है ना वो मुझे दे दीजिए, आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। चलिए, एक सूचना जो आप सभी को मिल चुकी होगी लेकिन नहीं भी मिली है तो मैं दे देता हूं। सबसे पहला काम जो करना है आप लोगों को वो ये कि ये देखो, ये किताब पढ़ने की इच्छा सभी की थी मन में, ठीक है, कि गुरुजी हम ये किताब पढ़ लें। लेकिन देखो बहुत सारे बच्चे जो है इसको पढ़ रहे हैं फिजिकल रूप से लेकर, लेकिन अब अपन ने वह व्यवस्था कर दी कि आप फिजिकल रूप से इसको नहीं ले पाए, क्योंकि इसकी देखो जो प्राइस इसकी लागत लगी है वो तो इसकी लगेगी 286 रुपए के अंदर मिल रही थी, और ये जो है राजस्थान के 30,000 से अधिक बच्चे फिजिकल रूप से इसे पढ़ रहे हैं। लेकिन वे बच्चे जो इसको नहीं पढ़ पाए या इतने भी जो है रुपए खर्च नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए इसके अंदर जितने प्रश्न है, जितनी व्याख्या, यानी कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा जो है आप लोगों को टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैंने उपलब्ध करवा दिया है। तो जीजीडी ऐप पर जाओगे आप, आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज स्पेशल ऑफर दे रखा है आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस का। मात्र कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 51। अब कई जना कहते हैं कि गुरुजी इसके अंदर जो है 9 रुपए और लग रहे हैं और हमारे 60 में पड़ रही है क्योंकि जीएसटी जुड़ रहा है। तो 60 में भी खोटी है क्या? 60 में भी क्या बुरी है क्या? 60 रुपए आप जाकर मार्केट में पानी पूरी खाकर आ जाते हो, कचौरी खाकर आ जाते हो, और उसमें जो है पूरी किताब का जो है कंटेंट आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे दिया, 58 टेस्ट दे दिए, 2100 से ज्यादा प्रश्न है, उनकी व्याख्या है, और 1 साल तक उसकी वैलिडिटी, आप बार बार अभ्यास कर पाओगे। जितनी बार जचे उतनी बार अभ्यास कर लो और रट लो सारे के सारे प्रश्न, सारे की सारी डिटेल रट लो। 1 साल में कितने सारे एग्जाम निकालोगे? यदि 50 रुपए में 1 साल में आप लोगों के सारा का सारा कंटेंट मिल रहा है तो क्या खोटा है? ऐसा प्रयास आज तक तो किसी ने किया नहीं है कि अपनी पुस्तक है, आप देखो मेरे ये देने से क्या होगा, पुस्तक की सेल तो दिखती बात है रुकेगी, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता। मैं परवाह ये कर रहा हूं कि सारे विद्यार्थी जो है वो इसको पढ़ना चाहते हैं वो इसको पढ़े और प्रैक्टिस करें और अपने जो है स्टडी सामग्री के अंदर शामिल करें। अब पतेरी बात आ है टावरो, जब थे क्लास देखो नहीं बी टाइम तक लारे बची एक दिन, ऑफर का एक ही दिन बचेगा, क्योंकि पहले ही सूचना मैं दे चुका हूं, 15 अगस्त को लॉन्च किया है, तो एक दिन बचेगा। अभी ये बचा हुआ समय 8 बजे से, और देख लो कब तक का है, 12 बजे, फिर जो है 24 घंटे आप लोगों के पास होंगे, तब तक ज्वाइन कर लेना, तो इतने में मिलेगी। नहीं तो फिर ये वाली जो है प्राइस नहीं रहेगी, उसके बाद में प्राइस हो जाएगी 65 प्लस जीएसटी जुड़ेगा, और फिर पड़ेगी आप लोगों को ये 76 के अंदर पड़ेगी भैया। अभी तो पड़ रही है 60 रुपए और 18 पैसे के अंदर, ठीक है, जीएसटी जोड़ के बता रहा हूँ, 60 रुपए 18 पैसे के अंदर ही पड़ेगी। तो भैया लीला लहर और पोवारे 25 यही वे हम थे हो चो नहीं, मैं बार बार कहूँ के थान के भगवान उतरे खुद आर के ये लेने से तेरा सिलेक्शन होगा, तो इसकी जो आस छोड़ देना। मैं ही कहूंगा आप लोगों को कि ये लेने से सिलेक्शन होगा, ठीक है, भगवान आकर नहीं कहेंगे, इसका इंतजार मत करना, नहीं खाटे खल्ली जाओ। इसलिए अपने जो है स्टडी के अंदर इसको शामिल करो। क्लासें मैं करवा रहा हूं आप लोगों को पूरी की पूरी, और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, बस हो गया काम कंप्लीट। तो वंचित मत रह जाना, नहीं तो बाद में भी ऐसा कोई नहीं है, 24 घंटे यदि आप निकाल भी दोगे तो बाद में भी आपके सोल्ड आउट तो नहीं करेंगे। अभी 76 के अंदर ज्वाइन कर लेना, 65 होगी एमआरपी, ठीक है, जब जीएसटी जो है जुड़ता है तो फिर 76 में बढ़ती है, कोई महंगी नहीं है, बी में भी कोई महंगी नहीं है, वो भी जो है सर्वर चार्ज दिया है। लेकिन जब लॉन्च करते हैं कोई चीज तो क्या है, स्पेशल ऑफर के अंदर दी जाती है। अब कहेंगे वो भी लग जाएगा गुरुजी मार्केटिंग का तरीका है या मार्केटिंग है, तो भैया हाथा जोड़ी है, जिन मार्केटिंग लागे बे मत खरीदियो, और बिंगे बाद में जब सोल्ड आउट हो जाए तो मन मैसेज पाछो मत करियो कि गुरुजी हमें तो खरीदनी थी, हम बातन लाग गा किंगी, और जो है ये हम प्रैक्टिस से रह गए, क्योंकि अपने तो भैया फॉर्मेलिटी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि यदि विद्यार्थियों से लिया है तो विद्यार्थियों को वापस देंगे, ये बात पक्की और स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है। अपार के मायो गोयो या भी तरीके की बातें करे कौन, जो है स्पष्ट कहना, न तो आदर्शवादी बातें करते हैं और न ही बिल्कुल ऐसी बात करते हैं विद्यार्थी के ये क्या कह दिया, ठीक है, जो है वो कह देते हैं कि भैया ये बात है, ठीक है, बता दी, सूचना दे दी, अब वंचित रह जाओ तो भाई है जानो। अब चले पढ़ते हैं क्लास को, प्रजामंडल पढ़ते हैं, ठीक है, और प्रजामंडल फिर वापस देखो प्रैक्टिस अभी है ना, इसके अंदर 10वीं के कुछ चैप्टर जुड़ने बाकी है, विद्यार्थी क्या ध्यान से सुनते नहीं है इसलिए वो बार बार पूछते हैं। अभी 9th तक के चैप्टर जुड़ गए, 10वीं के चैप्टर पे काम चल रहा है,
वो 5-7 दिन में जुड़ जाएंगे। तो 10th के चैप्टर जो है वो जुड़ने बाकी है, 9th के जुड़ गए। अब प्रजामंडल पढ़ रहे हो, प्रजामंडल की प्रैक्टिस कर लेना, जुड़ चुके हैं, हो गया काम तमाम बस। और कर्मचारी चयन बोर्ड तो यहीं से पूछ रहा है सारे प्रश्न, कुछ छोड़ ही नहीं रहे अपन बाहर, तो फिर बाहर जाएगा कहां से। चलो भाई क्लास शुरू करते हैं। प्रजामंडल आंदोलन, काफी सारे प्रजामंडल अपन ने पढ़ लिए, प्रजामंडलों की भूमिका पढ़ ली, फिर प्रजामंडल अपन ने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अलग अलग, जैसे प्रजामंडल जो बाकी रह गए वो पढ़ लेते हैं। ठीक है टावरों, ध्यान सीधो सीधो आप रहे क्लास में आते। ठीक है, देखिए कोटा में जन जागृति का सूत्रपात और पंडित नैनूराम शर्मा का योगदान। तो सब पहली प्रश्न तो वही आवे कि नैनूराम शर्मा जो है वो कहां से संबंधित है, तो कोटा प्रजामंडल संबंधित है। कटु संबंधित है कोटा। देखो शुरुआत, कोटा में जन जागृति का सूत्रपात लगभग 1918 ईस्वी से ही हो गया था और निवासियों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और गांधी टोपी पहनने लगे। अब चूंकि वो असहयोग आंदोलन वाला एक लहर चल रही थी 1920-21 में, तो असहयोग आंदोलन ही शुरू हो गया था, तो फिर वो वाला जो है यहाँ पे 1918 के अंदर ही ये चीजें देखने को मिल गई। देखिए पंडित नैनूराम शर्मा जो है वो राजकीय सेवा का त्याग कर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने वाले कोटा के पहले व्यक्ति थे। लीजिए भैया प्रश्न डायरेक्ट ही पूछ ले तो कोई नहीं कर सके, लेकिन पढ़ी हो तो करना भी पड़ी। तो नैनूराम शर्मा ही पहला व्यक्ति है जो सरकारी नौकरी त्याग करियो है और बिंगे बाद में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर गए। ये देखिए आप तैयारी कर रहे हैं राजकीय सेवा हम जान वास्ते, बी टाइम है राजकीय सेवा छोड़ और देश की सेवा करता। देखिए और राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य भी बने थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, बेगार प्रथा का विरोध किया इन्होंने, सबसे पहले कोटा में बेगार प्रथा का विरोध करने वाले और इसके खिलाफ आंदोलन चलाने वाले नैनूराम जी थे। ठीक है, देखिए हाड़ौती प्रजामंडल सन पूछते हैं 1934, बताओ टावरों 1934 में कौन से प्रजामंडल का गठन हुआ। 1934 में होता है जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल का गठन होता है। ठीक है, और यहाँ पे हाड़ौती प्रजामंडल जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, पंडित नैनूराम शर्मा ने 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की है। अब यहाँ पे न बूंदी कह रहा हूं मैं, न कोटा कह रहा हूं मैं, यहाँ पे कह रहा हूं हाड़ौती प्रजामंडल कक्षा 9 की किताब के अंदर आपके ऐसे का ऐसे ये दे रखा है। ठीक है, अभी यहां तक ये ध्यान रखो और साथ साथ क्या करना है, कुछ नहीं करना, मनोरंजन करना है, चित्र देखना है कि यहाँ पे क्या है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है। किसने किया, कोटा की जनता ने किया। यहाँ पे कौन है, पंडित नैनूराम शर्मा जी। कौन है, राजकीय सेवा का त्याग करके सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने वाले। यहाँ पे क्या है, बेगार प्रथा बंद करो, ये आंदोलन चलाया। देखो इन्होंने, बेगार प्रथा क्या हो रही थी, बेगारी करवाते हैं, काम करवाया पैसा नहीं दिए, वो बेगार प्रथा है। और यहाँ पे क्या है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंदर नेहरू जी ने किया। तो यदि ये नहीं भी पढ़ो ना आप, ये देख के आधी चीजें तो आप समझ जाते हो कि हाँ यहाँ पे ये चीज हो रही है। ले बापड़, स्क्रीनशॉट लो बापुड़ा, पता चला आगे। देखो भाई अब कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना और अधिवेशन पढ़ते हैं। देखिए पंडित अभिन्न हरि का जुड़ाव, आगे चलकर पंडित अभिन्न हरि जो मांगरोल के निवासी थे, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आंदोलन से जुड़े और दोनों नेताओं ने मिलकर सरकार से उत्तरदायी शासन बनाने का आग्रह किया। यदि आपको पूछ ले कि प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उत्तरदायी सरकारों की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य था। आगे बात समझ। देखो कोटा राज्य प्रजामंडल, अब देखो ये है कोटा का सन, ये 1939 के अंदर है। ये कब है, 1939। हाड़ौती वाला पूछे तो 34, यहाँ पे कोटा का पूछते हैं तो फिर 1939। अभिन्न हरि ने मांगरोल में 1939 ईस्वी में इसकी स्थापना की। ठीक है, अब देखो प्रथम जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता नैनूराम जी करते हैं, लेकिन बहुत कम आप पढ़ोगे कि इसकी स्थापना अभिन्न हरि ने की है। लेकिन कक्षा 9 की किताब को आधार बना दिया तो खेल खत्म है सबका। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अभिन्न हरि ने 1939 में किया और प्रथम अधिवेशन जो होता है उसकी अध्यक्षता पंडित नैनूराम शर्मा जी करते हैं। और इस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष जो होते हैं वो सेठ मोतीलाल बनाए जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, क्या पढ़ा, ये पढ़ा कि अभिन्न हरि ने 1939 में स्थापना कर दी, ये पढ़ा। दूसरा पढ़ा कि जो इसके जो अध्यक्षता की है पहले अधिवेशन की, वो नैनूराम जी ने की है। तीसरी जो चीज पढ़ी है कि इस अधिवेशन के स्वागत के अध्यक्ष जो बनाए, स्वागताध्यक्ष, वो मोतीलाल जी बनाए गए हैं, सेठ मोतीलाल जी को बनाया है। ठीक है, और देखिए अधिवेशन में भागीदारी, इसके अंदर विजय सिंह पथिक ने भी भाग लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आने वाले टाइम में यदि पूछ ले डायरेक्टली कि विजय सिंह पथिक भाग लियो कि नहीं लियो, जड़े थानो ध्यान जानो चाहिए कि हाँ गुरुजी अटे पढ़ायो कि हाँ विजय सिंह जी पथिक जो है कोटा गया हा और इनमें भाग लियो है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट।
देखो भाई, रामतलाई अधिवेशन, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी खासी किताबों के अंदर भी ये जो है कम पढ़ने को मिलता है कि रामतलाई अधिवेशन 1940 जो है अपने को प्रजामंडलों के अंदर पढ़ना है। ठीक है। और नैनूराम शर्मा की हत्या, देखिए रामतलाई, ये क्या है, रामतलाई अधिवेशन, कोटा के रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित अभिन्न हरि ने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, और थागे साथ जी को टाबर पढ़े और यूं जीजीडी नहीं पढ़ रही है बन थे पूछर देख जियो कि रामतलाई अधिवेशन का वहां डायरेक्ट पूछना प्रश्न, तो वो कहेंगे कि ऐसे प्रश्न कहां से लाते हैं रे भाई, ऐसे प्रश्न आते ही नहीं है, ऐसे कहेंगे। तो कहना कि ऐसे ही आते हैं अब तो पेपर का पैटर्न ही ये है, आपको इस लेवल पे जाके पढ़ना पड़ेगा। बस गए हो कि मार गौरव सर पढ़ाई हुआ है यार, देख ले रामतलाई अधिवेशन में खाली पढ़े हो नहीं, बैनर भी बता दियो कि रामतलाई अधिवेशन में बैनर लागू, और बैठक में कौन कौन है माथा भी गिना दिया, यहाँ जार बता दियो, थाने तो पूरी पूरा याद है रामतलाई अधिवेशन। ठीक है। अध्यक्षता किसने की, पंडित अभिनरी ने की है। देखिए इसके बाद अज्ञात लोगों ने पंडित नैनूराम शर्मा की हत्या कर दी, जिससे प्रजामंडल की गतिविधियों को गहरा धक्का लगा, और हत्या के बाद प्रजामंडल का पूरा भार अभिनरी पे आ जाता है। पूछ सकते हैं कि जो नैनूराम शर्मा की हत्या कौन से अधिवेशन के बाद हुई, तो कोटा प्रजामंडल के अंदर ही रामतलाई अधिवेशन हो रहा था, जो कोटा के अंदर 1940 में, उसके बाद जो है नैनूराम जी की हत्या कर दी। पूरा का पूरा भार जो आ जाता है, कार्यभार, वो किस पे आ जाता है, अभिन्न हरि पे आ जाता है। इतनी बात तो, इतनी चीज तो थानी याद हो जाएगी। ठीक है, ले उठा स्क्रीनशॉट लो एक बार। चलो भाई देखो, भारत छोड़ो आंदोलन और कोटा में क्रांति। ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन का समय क्या था, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ये 1942 के अंदर हुआ है। ठीक है, जो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। देखिए आंदोलन का नेतृत्व यहाँ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित अभिन्न हरि ने मोर्चा संभाला है, और इनके प्रमुख सहयोगी कौन थे यहाँ पे, तो मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, वकील वेणी माधव और श्रीमती वेणी माधव। ये यहाँ पे जो नाम आए ना भैया, ये आप लोगों के जो है बहुत अच्छी तरीके से लिख लेना इनको, और याद कर लेना, पूछेंगे कि कोटा प्रजामंडल से संबंधित कौन थे या नहीं थे। ठीक है। और छात्रों की भागीदारी देखिए, 1945 में विद्यार्थी भी आंदोलन में शामिल हो गए, जुलूस निकाले और आम सभाएं की, और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने क्या किया, बाद में प्रदर्शन करने जाते हैं तब क्या होता है, लाठी चार्ज होता है। तो यहाँ पे लाठीचार्ज किया गया। देखिए जनता का शहर पर कब्जा हो जाता है, क्रुद्ध भीड़ ने कोटा शहर की कोतवाली पर कब्जा कर लिया और तिरंगा फहरा दिया, और कोटा की जो शहर बना के फाटक थे वो बंद कर दिए, और शहर में आने वाली सड़कों पर गड्ढे खोद दिए गए ताकि बाहर से कोई भी सैन्य मदद नहीं आ सके। यानी कि डिस्कनेक्ट करने का कार्य किया एक तरीके से कोटा शहर को, क्योंकि कोटा की कोतवाली पे जो है इन्होंने अधिकार कर लिया था। अब आओ चित्रों पे, ये देखो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, अभिनरी ने किया है। फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है। फिर क्या किया, शहर की कोतवाली को अधिकार कर लिया और तिरंगा झंडा फहरा दिया। फिर क्या किया, फाटक बंद कर दिए, और देखो ये गड्ढे खोद दिए सारे के सारे। ठीक है, ये शहर के फाटक बंद कर दिए और गड्ढे खोद दिए ताकि बाहर से कोई भी सैन्य मदद आ ही नहीं सके। ठीक है, इस तरीके की घटनाक्रम चला है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो टाबलो देखो, दमन का प्रयास और ऐतिहासिक समझौता, 16 अगस्त 1945 की बात है। ठीक है, कोटा के दीवान सर हरिलाल घोसलिया और आईजी पुलिस संत सिंह आंदोलन को कुचलना चाहते थे। भाई साहब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम विद्यार्थी होंगे जिन्होंने ये नाम पहले प्रजामंडलों के अंदर पढ़े होंगे। मैंने खुद ने नहीं पढ़ाए, और मैं इस चीज को मान रहा हूं कि मैंने खुद ने नहीं पढ़ाया, और पूछते भी नहीं थे, लेकिन आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल अब जो है बदलने लगा है, पेपर का पैटर्न बदलने लगा है, तो अब अपन को ये पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं तो भैया पढ़ा रहा हूं अब, और आप लोग पढ़ रहे हो, तो अपने दोनों का काम जो अपन कर रहे हैं, अब जो नहीं पढ़ा रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें भी इस लेवल पे आना पड़ेगा, जो बहुत जल्द आ जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोटा के दीवान सर हरिलाल घोसलिया और आईजी पुलिस संत सिंह थे जो आंदोलन को कुचलना चाहते थे, और कोटा के महाराव भीम सिंह ने पलायदास के सर ओंकार सिंह के माध्यम से जनता से 16 अगस्त 1945 को समझौता कर दिया। ठीक है, ये देखो दीवान सर हरिलाल घोसलिया है ये, और ये है आईजी संत सिंह, और यहाँ पे जो है सर ओंकार सिंह की मदद से ये समझौता कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, और अधिकारियों को हटाया गया। समझौते के बाद महाराव ने दीवान
यानी कि जो प्रधानमंत्री थे, और आईजी पुलिस को दरबार से हटा दिया। यहां से कहा कि आप जो है यहां से चले जाइए, इनको अधिकारियों को यहां से हटा दिया। और इस आंदोलन के बाद प्रजामंडल के झंडे के नीचे कोटा के सामंत, नागरिक, किसान और मजदूर, छात्र सभी एक साथ आ गए थे। यानी कि ये देखिए प्रजामंडल का झंडा है और इसके अंतर्गत सभी जो है आ गए, मजदूर आ गए, किसान आ गए, सामंत आ गए, नागरिक आ गए, सभी एक झंडे के नीचे आ गए। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ भाई, प्रजामंडल की कॉमिक्स के अगले चरण में अपन पढ़ते हैं राजस्थान में विलय और उपराज प्रमुख का पद। अब देखिए, देश आजाद होने पर कोटा के महाराव भीम सिंह ने राजस्थान के विलीनीकरण की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखो भीम सिंह कोटा अपन पढ़ते भी है ना, ये आप लोगों को मैंने सारे के सारे पढ़े हुए, उदय भी भोपा मान मान मान, ये ट्रिक से पढ़ाया था एकीकरण। तो उदय भान सिंह धौलपुर और भीम सिंह कोटा, तो यहाँ पे भीम सिंह जी कोटा जो है दूसरे चरण के राज प्रमुख भी रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए उप राज प्रमुख, इसी सक्रिय योगदान के कारण महाराव भीम सिंह को पूरे राजस्थान का उप राज प्रमुख भी बनाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो भाई, अब बूंदी में राजनीतिक जागृति की शुरुआत और किसान आंदोलन, क्योंकि कोटा के पास ही बूंदी पड़ता है तो प्रभाव तो पड़ेगा। बूंदी में तो प्रजामंडल की स्थापना वैसे 1931 में ही हो चुकी थी, है ना, जयपुर के साथ ही। देखिए प्रारंभिक लक्षण, बूंदी में भी कोटा के भांति राजनीतिक जागृति के लक्षण पहले से दिखाई दे रहे थे। विजय सिंह पति को रामनारायण चौधरी ने कर वृद्धि और बिगर प्रथा के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। बूंदी में तो देखो किसान आंदोलन भी बहुत सक्रिय रूप से चला है, जो अपन ने पढ़ा भी है, डाबी किसान आंदोलन वगैरह अपन पढ़ के आए हैं। फिर नमाना गांव का दमन चक्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों पर अपना दमन चक्र चालू किया और नवाना गांव में बहुत अत्याचार किया, जिससे यहाँ पे और अधिक आंदोलन के अंदर तेजी आ जाती है। ठीक है, और शासक का रुख देखिए, बूंदी के महाराव ईश्वरी सिंह ने इस आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयास किया। उस समय यहाँ के महाराव कौन थे? ईश्वरी सिंह थे। ये कोटा बूंदी के शासक महाराव कहलाते हैं, ध्यान रखना। जैसे कि अपने मेवाड़ की साइड जाओगे तो महाराजा कहलाएंगे, अपने चले जाओ जैसलमेर साइड चले जाओ महारावल कहलाएंगे, बांसवाड़ा के भी महारावल कहलाते हैं। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के यहाँ के महाराव कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखना है अपने को। ले स्क्रीनशॉट, देखो टालो। अब बूंदी प्रजामंडल की स्थापना और प्रशासनिक सुधारों की मांग है। स्थापना वर्ष 1931, मैं था केवल 1931 में पहले ही होगी। और ये जो स्थापना है वो कांतिलाल की अध्यक्षता में हुई है। पूरा नाम है कांतिलाल चौथाणी। पूरा नाम क्या हो? कांतिलाल चौथाणी, ये ध्यान रखना। पूरा नाम क्या था भैया? कांतिलाल चौथाणी था। ठीक है, और देखिए समाचार पत्र पर पाबंदी लगी 1936 में। वर्ष 1936 में राजस्थान समाचार पत्र पर प्रकाशन पे पाबंदी लगा दी, और कांतिलाल और नित्यानंद इस पाबंदी की परवाह नहीं करते हुए राज्य में प्रशासकीय सुधारों की मांग जारी रखते हैं। ठीक है, ये देखो अब आओ चित्रों पे। 1931 के अंदर स्थापना कर दी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल जी चौथाणी के नेतृत्व में। राजस्थान समाचार पत्र पर पाबंदी लगा दी है, देखो बैन कर दिया। ठीक है, 1936 के अंदर पाबंदी लगाई, लेकिन भाई नित्यानंद जी और अपने कांतिलाल जी जो है प्रशासनिक सुधारों की मांगों को जारी रखते हैं। तो अपने दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना इस भेजे के अंदर बात आ गई तो समझो कि अपने पार पड़ गई। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। देखो ऋषिदत्त मेहता का निष्कासन और ब्रज सुंदर शर्मा का सहयोग, राज्य से निष्कासन 1937 की बात है। प्रजामंडल के अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता को 3 वर्ष के लिए बूंदी राज्य से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, प्रजामंडल के अध्यक्ष थे ऋषिदत्त मेहता, इनको 3 वर्ष के लिए बाहर कर दिया। फिर इनकी वापसी होती है 1941 में। जब ऋषिदत्त मेहता वापस बूंदी आए तो उन्होंने फिर से आंदोलन यहाँ पे प्रारंभ कर दिया। देखो वहां से निष्कासित किया, वापस आए, वापस आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1942 में इन्होंने ब्रज सुंदर शर्मा को साथ लेकर एक नया आंदोलन शुरू किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट फटाफट लेना, मैं जैसे ही साइड में हटता हूं तब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संविधान निर्मात्री सभा होती है। समय की मांग के अनुसार महाराव ईश्वरी सिंह के विचारों में भी परिवर्तन आया और उन्होंने राज्य में एक संविधान निर्मात्री सभा की नियुक्ति कर दी। संविधान निर्मात्री सभा यानी कि जो संविधान का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाएगी। ठीक है, यानी कि जनता के अधिकारों के लिए नियम बनेंगे अब। ठीक, और भारत के आजाद होने पर बूंदी रियासत का विलय भी वृहद राजस्थान में हो गया था। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये घटनाक्रम चलता है बूंदी से संबंधित, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक, लीजिए स्क्रीनशॉट।
देखो भाई साहब, अब चलते हैं जयपुर। और जयपुर में तो भैया क्या जबरदस्त घटनाक्रम चलता है। जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है, आजाद मोर्चा का गठन होता है, बहुत सारी चीजें जयपुर प्रजामंडल से संबंधित पढ़ने को मिलती है। ठीक है, देखो भाई एक एक चीज पढ़ना। पहला देखो, शुरुआत जयपुर में जन जागृति के कार्य जो श्री गणेश करने वाले थे वो अर्जुन लाल सेठी थे, है ना। अर्जुन लाल सेठी ने भी सरकारी नौकरी छोड़ी थी और कहा था कि यदि अर्जुन लाल सेठी सरकारी नौकरी करेगा तो इनको, ये अंग्रेजों को बाहर कौन निकाले करे, हैं। ये कहने वाले कौन थे? अर्जुन लाल जी सेठी थे। अरे भैया, क्रांतिकारी बनाने की मशीन थे अर्जुन लाल सेठी तो, है ना। क्रांतिकारी मतलब इन्होंने तैयार किए हैं, ये ध्यान रख लेना। पूरी तरीके से प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी इन्होंने, क्रांतिकारी हो गए। देखो, चरखा संघ की स्थापना 1927, अर्जुन लाल सेठी के बाद जमनालाल बजाज ने वर्ष 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की। ठीक है, जयपुर में चरखा संघ की। जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना से संबंधित पढ़ते हैं। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है और स्थापना करते कौन है? कपूरचंद पाटनी करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? कपूरचंद पाटनी करते हैं। यह याद रखियो कि भगवान की जय बोलनी है और कपूर की जोत अपने को करनी है। तो ऐसे जय बोलनी है यानी कि जयपुर, और जय बोलते हैं तो जोत करते हैं, तो जोत में अपन कपूर लगाते हैं तो कपूरचंद पाटनी। यह याद रखने तरीको है, बाकी कोई भी अर्थ मत निकालियो। ठीक है, कार्य की प्रकृति देखिए, प्रारंभ में इस प्रजामंडल का मुख्य कार्य राजनीति न होकर केवल समाज सुधार रहा है। ठीक है, राजनीति करना उद्देश्य नहीं था, सिर्फ समाज सुधार करना था कि भैया हमारे समाज में जो है कुरीतियां फैली हुई है, इनको जो है दूर करके अपने जनता के अंदर सुधार कर लेते हैं। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई, राजशाही दमन और प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी। अब देखिए, आंदोलन के आगे बढ़ने पर रियासती सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। देखो, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपका ध्यान वहां पे रहना चाहिए, तब होगा मजा। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वही चीज यहाँ पे देखते रहना आप, आपके दिमाग में सीधी बात जो है सेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, आंदोलन आगे बढ़ाने पर रियासती सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और प्रजामंडल के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम क्या थे? पंडित हीरालाल शास्त्री, चिरंजी लाल, ठीक है, कपूरचंद पाटनी और दौलतमंद भंडारी। देखो आ गए सारे, चिरंजी लाल अग्रवाल, कपूरचंद पाटनी, दौलतमंद भंडारी। ठीक है, क्या किया? देखो, पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे, गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, चलिए, इन गिरफ्तारियों के विरोध में पूरे जयपुर शहर में सरकार के दमन चक्र की तीव्र भत्सना हुई, यानी कि कड़ी निंदा की गई। ये देखो आगे यहाँ पे निंदा की, दमन बंद करो, गिरफ्तारियां बंद करो, प्रजामंडल नेता रिहा करो। इस तरीके से सभी जगह जो है आंदोलन चल पड़ा था। ठीक है, ये ध्यान रखना, ले स्क्रीनशॉट। देखो भाई साहब, ऐतिहासिक समझौता और प्रजामंडल को मान्यता 1939 की बात है। जनता के तीव्र विरोध को देखते हुए आखिरकार सरकार प्रजामंडल के नेताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाती है और अगस्त 1939 में दोनों पक्षों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता होता है। ठीक है, अगस्त 1939 में इस समझौते के फलस्वरूप जयपुर प्रजामंडल को सरकार द्वारा वैध मान्यता मिल गई और प्रजामंडल के प्रमुख नेता सेठ जमनालाल बजाज और अन्य सभी आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा करना पड़ा। हालांकि इससे पहले जो है पुनर्गठन जयपुर प्रजामंडल का हो चुका था। 1936-37 की बात है। कब? 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया जा चुका था, लेकिन वैधता उसको जो है नहीं मिली थी। वैधता मिलती है इस समझौते के बाद, जो 1939 में मिलती है। ठीक है, ये देख लो, ये घटनाक्रम पूरा का पूरा। ये आ गए भाई साहब, जेल से रिहा होके बाहर आ गए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। ले स्क्रीनशॉट। देखो भाई साहब, हीरालाल शास्त्री का कार्यकाल और प्रजामंडल का विभाजन। अब देखो 1940 पंडित हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं और उन्होंने पूरे राज्य में इसकी शाखाएं खोल दी। क्या किया? ब्रांचेज, सभी जगह जो है शाखाएं खोल दी। कब बनते हैं? 1940 के अंदर। ठीक है, तीसरा अधिवेशन होता है इसका नवंबर 1941, जो महत्वपूर्ण है। इस समय जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो है इसको लेकर जयपुर प्रजामंडल के नेता आपस में मतभेद करने लग गए। इनके जो है विचार अलग अलग हो गए। ठीक है, क्योंकि हीरालाल शास्त्री जो है वो तो करेंगे जेंटलमैन एग्रीमेंट, लेकिन यहाँ पे जो बाकी के लोग थे जैसे बाबा हरिश्चंद्र वगैरह, वो नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अलग से आजाद मोर्चा का गठन कर दिया। क्या हुआ घटनाक्रम अभी पढ़ते हैं। देखो, जयपुर महाराज द्वारा उत्तरदायी सरकार की मांग स्वीकार कर लेने के बाद शास्त्री जी आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। हीरालाल शास्त्री जो थे वो आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि जयपुर महाराज ने मांग स्वीकार कर ली। अब इसके कारण प्रजामंडल में दो वर्ग हो गए। एक वर्ग खुद को अखिल भारतीय आंदोलन के साथ रखना चाहता था और दूसरा वर्ग शास्त्री जी का इनके पक्ष में नहीं था। यानी अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा? जो
भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में थे, वो अखिल भारतीय आंदोलन के साथ में अपने आप को रखना चाहते थे। शास्त्री जी इसके पक्ष में उस समय नहीं थे कि जयपुर वालों ने क्या किया, महाराज ने अपनी मांग मान ली कि उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देंगे। तो अब भैया पक्ष में कौन, इस बात को लेके जो है विचार इनके आपस में चेंज हो गए, अलग हो गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखो फिर होता है जेंटलमैन एग्रीमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इस पूरी स्लाइड को। ठीक है, देखो शास्त्री और इस्माइल समझौता भी कहते हैं, जो सितंबर 1942 है। तो इस्माइल यानी मिर्जा इस्माइल, ठीक है, जो जयपुर सरकार की तरफ से, जयपुर राजा की तरफ से मिर्जा इस्माइल है, प्रजामंडल की तरफ से हीरालाल शास्त्री है। देखो बाबा हरिश्चंद्र के गुट के दबाव में आकर, बाबा हरिश्चंद्र इनसे अलग हो गए थे, उन्होंने आजाद मोर्चा का गठन किया था फिर। ठीक है, बाबा हरिश्चंद्र के गुट के दबाव में आकर सितंबर 1942 में हीरालाल शास्त्री ने तत्कालीन प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। ठीक है, इसके बाद दोनों के बीच बातचीत जो है एक निम्नलिखित समझौता होता है। समझौते में क्या क्या होती है, ठीक है, यहाँ पे जो है मिर्जा इस्माइल को इन्होंने कहा कि हम आंदोलन छेड़ देंगे, इसलिए अपन जो है समझौता एक कर लेते हैं। तो समझौता क्या हुआ, युद्ध के लिए जयपुर राज्य सरकार अंग्रेजों को जन धन की सहायता नहीं देगी। ठीक है, जो युद्ध विरोधी यानी कि युद्ध के लिए जन धन की सहायता नहीं देगी। प्रजामंडल को राज्य में शांतिपूर्वक युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले किसी भी आंदोलनकारी को राज्य में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। कहीं से भी आए आंदोलनकारी आ रहा है वो राज्य में प्रवेश कर सकता है, रोका नहीं जाएगा। ये शर्तें थी जेंटलमैन एग्रीमेंट की। जनता को उत्तरदायी शासन देने के लिए राज्य सरकार शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करेगी और प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सीधी कार्रवाई नहीं करेगा। ये पूछी जाएगी भैया आने वाले समय में कि निम्नलिखित में कौन सी शर्त जेंटलमैन एग्रीमेंट की शर्त नहीं थी या कौन सी शर्तें शामिल थी, ये चीजें ही अब प्रश्नों के रूप में पूछी जाएगी। तो ये 5 शर्तें है ना, घोट के पी जाना कि ये भैया पूछी जाएगी, मैं बता रही हूं पहला ही था। ले स्क्रीनशॉट। तो देखो आजाद मोर्चा और उसका भी आजाद मोर्चा अलग बना दिया था इन्होंने। देखो शास्त्री समझौते के बावजूद आंदोलन को जारी रखने के लिए आजाद मोर्चे के नेताओं ने आंदोलन चलाया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आजाद मोर्चा बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में गठित हुआ था। ठीक है, फिर बाद में वापस विलय भी होता है प्रजामंडल में। 1945 की बात है, जब जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए तो उनके प्रयासों से आजाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में पुनः विलीनीकरण हो जाता है। यानी कि ये पूछ सकते हैं आपको कि आजाद मोर्चे का वापस प्रजामंडल में विलय किसने करवाया, तो वो जवाहरलाल नेहरू ने करवाया, ये ध्यान रखना। और बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जो लोग अलग हो गए थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में थे, उन्होंने आजाद मोर्चे का गठन किया था। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। देखिए संवैधानिक सुधार और द्विसदनीय व्यवस्थापिका। देखो भाई, समिति का गठन होता है 1 अक्टूबर 1942 में। महाराजा ने संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई, जिसने 2 वर्ष में अपनी रिपोर्ट तैयार की। ठीक है, देखो समिति का गठन किया, वहां ऊपर देख लो अक्टूबर 1942 बना दी समिति, 4 आदमी बैठे, महाराजा ने बनाई है। ठीक है, व्यवस्थापिका की स्थापना होती है। इसके फलस्वरूप 1945 ईस्वी में 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। हालांकि दोनों सदनों में महाराजा का ही वर्चस्व रहा है भाई, है सारे की सारे, चिट भी मेरी पट भी मेरी, वर्चस्व महाराजा का ही है, लेकिन सदन 2 बनाए भाई। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन होते हैं, वैसे ही 2 सदन बनाए, लेकिन वर्चस्व जयपुर के महाराजा का ही था। ठीक है, अब देखो चुनाव परिणाम। प्रजामंडल ने चुनाव में भाग लिया और परिषद में 3 सीटों पर तथा प्रतिनिधि सभा में 27 सीटों पर विजय प्राप्त कर ली। किसने, प्रजामंडल ने। अरे बहुत डीप सवाल है, अगर पूछ लियो नहीं तो अच्छा नहीं कर सकेगा, क्योंकि थे पढ़ भी लो ना 9th री किताब नवीरी, तो भी थान ए चीजा डायरेक्ट याद नहीं हुआ, थान याद हो रही है चीजा, क्योंकि थान प्रस्तुति में इस तरीके करी है कि याद नहीं हुआ तो क्या हुआ। बिल्कुल ही आसान लगता है अब तो कि गुरुजी ये है क्या, उसमें समझ में नहीं आता था। मेरे पास आते हैं सैकड़ों कमेंट आते हैं डेली के। ठीक है, ये देख लो कि ये बनाए यहाँ पे। ठीक है, ऊपरली सदन निचला सदन इस तरीके से हो गई, तो दोनों में महाराजा का वर्चस्व है। अब परिषद में 3 सीटों पे जीत गई, प्रतिनिधि सभा के अंदर जो है 27 सीटों पे विजय प्राप्त की। परिषद यानी कि उच्च सदन हो गया, प्रतिनिधि सभा यानी निम्न सदन हो गया। तो इस तरीके से ये सीटें जीती है। हम तो याद ने 27 और 30 सीटा मत जो है प्रजामंडल विजय प्राप्त करी है। लो स्क्रीनशॉट। देखो भारतीय संघ में विलय की घोषणा और उत्तरदायी सरकार। नरेंद्र मंडल की सभा 24 जुलाई 1947 को होती है। जयपुर नरेश ने घोषणा की कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित होंगे। ठीक है, और शुरुआत में मंत्रिमंडल में प्रजामंडल का केवल एक सदस्य लिया गया।
बाद में जनता के भारी दबाव के कारण मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पहले एक ही सदस्य लिया था, फिर विस्तार किया। देखो पंडित हीरालाल शास्त्री को तो मुख्यमंत्री बनाया, ठीक है, और देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी और टीकाराम पालीवाल को मंत्री बनाया। और भाई साहब ये रहा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आप लोगों के, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल थे। अरे वो चित्र ही याद करने वाला तो था, याद उचिए क्या मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, बाकी सारा मंत्री बनाया देवी शंकर तिवारी जी है, दौलतमल जी भंडारी है, टीकाराम जी पालीवाल है। यहाँ याद वह चीजा सीधी की सीधी डायरेक्ट ही याद हो जाए यहाँ की यहाँ, ठीक है। तो यह चीजा ध्यान रखनी थाने, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। देखो भाई साहब, राजस्थान संघ में विलीनीकरण। अब विलय 30 मार्च 1949 को जयपुर का राजस्थान संघ में विलीनीकरण हो गया और पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी गई, ठीक है। वहां भी देख लो, ये चित्र में समझ आ जाएगा। प्रमुख प्रशासनिक पद, राज प्रमुख जो है जयपुर के महाराजा मान सिंह को राज प्रमुख बनाया है, ये एकीकरण में भी पढ़ेंगे अपन। और उदयपुर के जो महाराणा थे उनको महाराज प्रमुख बनाया, और उपराज प्रमुख किसको बनाया है, कोटा के भीम सिंह जी को बनाया। जो सारी की सारी चीजें अपन एकीकरण के अंदर भी पढ़ते हैं। ये रहे राज प्रमुख मान सिंह जी, ये रहे महाराज प्रमुख अपने मेवाड़ के, और ये रहे आपके उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह। महाराज प्रमुख कौन थे, भोपाल सिंह थे, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लो। चलो अब देखो अलवर में जन जागृति का प्रारंभ और सामाजिक कार्य। यहाँ पे देखो अलवर राज्य की जनता में जागृति लाने का मुख्य कार्य पंडित हरिनारायण शर्मा ने किया है। किसने किया है, हरिनारायण शर्मा ने किया है, ध्यान रखना अलवर के अंदर। और सामाजिक संगठनों की स्थापना की इन्होंने, समाज सुधार और चेतना के लिए सामाजिक संगठन बनाए। कौन कौन से, एक तो बनाया अस्पृश्यता निवारण, एक वाल्मीकि संघ और एक आदिवासी संघ, जिससे क्या है कि भैया सभी को जो है समान रूप से अवसर मिले, सामाजिक समरसता फैले, इसलिए इन्होंने ये संगठन बनाया। देखो कौन कौन सा है, अस्पृश्यता निवारण संघ है, वाल्मीकि संघ है और आदिवासी संघ है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। और रचनात्मक कार्य की इन्होंने राज्य में खादी का प्रचार किया और आम जनता को जागृत करने का भी प्रयास किया है। खादी उस समय क्यों बनाई जाती थी पता है क्या, खादी इसलिए बनाते थे क्योंकि खादी सस्ती पड़ती थी, खादी महंगी पड़ती थी वैसे तो, लेकिन स्वदेशी थी, खुद बना सकते थे चरखा काट के। खादी सस्ती नहीं पड़ती थी, सस्ते तो विदेशी वस्त्र पड़ते थे। लेकिन इसीलिए तो विजयवाड़ा आंदोलन के अंदर गांधी जी ने कहा था कि, एक कार्यकर्ता ने कहा भी था कि साहब आप कहते हो कि खादी पहनो, खादी पहनो, स्वदेशी पहनो, लेकिन खादी पहरा क्या, खादी महंगी कितनी पड़ती है, इससे विदेशी कपड़े सस्ते पड़ते हैं। तब गांधी जी ने कहा कि भले कम पहनो लेकिन स्वदेशी पहनो। और तब से जो है ऊपर जो दुशाला धारण करते थे गांधी जी वो भी छोड़ दी, सिर्फ जो है छोटी धोती पहनते थे लंगोट, वही पहनने का निर्णय वहां से लिया था। और फिर जो है लोगों ने चरखा काटना, खुद बनाओ, अपने वस्त्र खुद बनाओ और स्वदेशी यूज करो, इनको फंडिंग मत करो। अंग्रेजों को तुम फंडिंग कर रहे हो इसीलिए तो ये इतने मजबूत हो गए। तो फंडिंग बंद करने का सारा जुगाड़ था। असहयोग आंदोलन क्या था, अंग्रेजों की कमर तोड़ो। कमर कैसे टूटेगी, किसी की इकोनॉमी नष्ट कर दो उसकी कमर टूट जाएगी। कि अंग्रेजों की फंडिंग तो अपन ही कर रहे हैं, अपन फंडिंग बंद कर दो वो तो ऐसे ही भाग जाएंगे यहाँ से, अपन उनसे कोई चीज, ये है क्या, ये तो व्यापारी है, व्यापार करने आए थे। और व्यापार करने आए, इनको यहाँ पे कमजोर कड़ी मिल गई, राज करने लगे। और कमजोर कड़ी क्या थी, अपनी आपसी फुट, अपनी आपसी फुट। आज देख लो थे यूट्यूब में कितना मास्टर पढ़ावे, बहुत कम मास्टर मिली था जो कोई एक दूसरे तारीफ करता मिल जाए कि वो बढ़िया पढ़ा रही हो। बाकी सारा का सारा खुदरी सत्ता चलाने चाहेगा, मेरो राज चलना चाहिए, तुझे भले ठप है, ठीक है। बस तरीके सबके अलग अलग होते हैं, कोई आदर्शवादी बातों से कह देता है और कोई जो है सीधी कटु बातों से कह देता है। लेकिन आखिर में जो है बहुत कम आपको टीचर मिलेंगे जो कह देंगे कि नहीं मैं तो पढ़ा ही ना हूं, लेकिन दूसरे वो भी सारे अच्छे ही पढ़ाते, कहीं से पढ़ो चाहे, बहुत कम मिलेंगे। तो वही चीज है, यही होता है कि जो है ये देखा अंग्रेजों ने कि हाँ ये तो एक दूसरे के तो विरोधी है, इनको भिड़ाने दो, अब उसमें बढ़िया है कि भिड़ा सका, या अंग्रेज मजा ले लिया, फूट डालो राज करो। ले स्क्रीनशॉट। देखो राजा जय सिंह को गद्दी से हटाना और जनता का विरोध 1933। देखिए ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई मार्च 1933, ब्रिटिश सरकार ने अलवर के महाराजा जय सिंह को गद्दी से उतार दिया और नए राजा का राज्याभिषेक किया। और जय सिंह के स्थान पर अंग्रेजों ने मनोनीत एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, जब ये प्रश्न बनते हैं ना कूट वाले, बड़े बड़े ऑप्शन वाले, तब ये चीजें पूछी जाती है। और इस घटना के विरोध में जनता ने एक विशाल आम सभा आयोजित की और राज्य सरकार ने दमन चक्र चलाते हुए हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी को अन्य प्रमुख नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, 4 नेताओं की गिरफ्तारी होती है, उसमें से 2 ये प्रमुख होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना।
चलो स्क्रीनशॉट लो। देखो अब अलवर प्रजामंडल की स्थापना देखिए 1938 में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। युद्ध कोष का विरोध किया इन्होंने। राज्य सरकार द्वारा ब्रिटिश जो दूसरा विश्व युद्ध था, ठीक है, ब्रिटिश द्वितीय विश्व युद्ध कोष के लिए धन एकत्र करने का प्रजामंडल ने कड़ा विरोध किया कि भाई लड़ना तुम्हारे है तो हम पैसा क्यों दें, हम सैनिक भी दे, हम पैसा भी दे। तो इन्होंने विरोध किया था उस समय, ठीक है। और इस विरोध के कारण हरिनारायण शर्मा और उनके सहयोगी मास्टर भोलानाथ को गिरफ्तार कर लिया, जिसका आम जनता ने भारी विरोध किया है। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव भी पड़ता है। राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर अलवर प्रजामंडल ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये चित्र देखते रहना भैया, साथ में समझ में आ जाए, याद हो जाएगी चीजें। चलो भाई अब देखो प्रजामंडल का पहला अधिवेशन और किसान समर्थन। जनवरी 1944 में पहला अधिवेशन होता है और यह अधिवेशन भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। और जो है उत्तरदायी सरकार की मांग को पुनः इसमें दोहराया जाता है। फरवरी 1946 में क्या होता है कि उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए प्रजामंडल ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा, जिसके तहत कई वापस गिरफ्तारियां होती है। उस समय गिरफ्तारियां बहुत जल्दी हो जाती थी और किसानों का समर्थन मिलता है। जून 1946 में प्रजामंडल ने अपनी गतिविधियों का विस्तार करते हुए किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। किसानों को समर्थन दे दिया प्रजामंडल ने, तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जिसमें एनबी खरे की भूमिका देखो और मत्स्य संघ बनता है। आपको पता है एकीकरण का पहला जो चरण होता है वो मत्स्य संघ का निर्माण होता है, वो यहीं से आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो अब सरकार से टकराव 1947 की बात है। प्रजामंडल और अलवर सरकार के बीच आपसी टकराव लगातार चलता रहा। इसी दौरान अलवर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, ठीक है। सांप्रदायिक दंगे क्यों भड़के? क्योंकि वहां पे मेवात क्षेत्र है, मेव मुसलमान थे और हिंदू भी थे, तो सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, ठीक है। दीवान एन बी खरे पर आरोप लगते हैं। अलवर के दीवान एन बी खरे को इन सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए दोषी ठहराया जाता है। यहाँ पे पढ़ते जाना आप, ठीक है। ये महात्मा गांधी की हत्या का संदेह भी आता है यहाँ पे। तत्कालीन केंद्रीय सरकार को गहरा संदेह था कि महात्मा गांधी की हत्या में दीवान खरे की मिलीभगत है। और यही तो कारण है कि अलवर जो है बड़ा होते हुए भी अलवर का जो महाराज थे उनको राज प्रमुख नहीं बनाया गया था, है उदय भान सिंह धौलपुर को बनाया था, इनको नहीं बनाया था। क्योंकि इनके ऊपर तो ये जांच चल रही थी कि गांधी जी की हत्या में शामिल थे या नहीं। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस संदेह और कार्रवाई के तहत एनबी खरे को दिल्ली में ही नजरबंद रहने के आदेश दिए गए। और फिर क्या हुआ, मार्च 1948 इन समस्त राजनीतिक उथल पुथल के बाद मार्च 1948 में अलवर राज्य का विलय मत्स्य संघ के अंदर कर दिया, ठीक है। मत्स्य संघ के अंदर, यानी मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, एबीसीडी। एबीसीडी पता है ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है। या ऐसे कहते हो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 थी। उसके अंदर अलवर को भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। देखो भाई साहब अब चलते हैं अपन भरतपुर, ठीक है। भरतपुर में जन जागृति देखो। भरतपुर राज्य में जन जागृति उत्पन्न करने वाले मुख्य नेताओं में जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री का नाम प्रमुख है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, बहुत कम जगह ये नाम पढ़ने को मिलते हैं। कौन है? जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री, ठीक है। और देखिए महाराजा किशन सिंह यहाँ पे थे। भरतपुर के तत्कालीन राजा अत्यधिक प्रगतिशील व्यक्ति थे। इनके प्रमुख कार्य क्या थे? इन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, गांवों और नगरों में स्वायत्तशासी संस्थाओं का विकसित किया। वे राज्य में उत्तरदायी सरकार बनाने के प्रबल पक्षधर थे। अब ये वो राजा निकल के सामने आए जो एक तरीके से प्रजामंडल की जो मांगे थी उनके अनुरूप कार्य कर रहे थे। बहुत कम राजा थे उस समय, तो इसलिए आपको महाराजा किशन सिंह जी को स्पेशली याद रखना है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए आप, राजशाही दमन अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। महाराजा किशन सिंह के इन प्रगतिशील विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और उनके स्थान पर बालक विजेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठाया और शासन चलाने के लिए एक ब्रिटिश प्रशासक नियुक्त कर दिया। अब चूंकि इनकी जो अपने किशन सिंह जी थे, इनकी विचारधारा क्या थी? प्रजामंडल के नेताओं जैसी थी, इसलिए उनको तो गद्दी से उतार दिया और यहाँ पे जो है विजेंद्र सिंह को बना दिया जो अंग्रेजों के अनुरूप कार्य करें। और 1930 में भरतपुर महाविद्यालय कॉलेज के छात्रों ने स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता दिवस यहाँ पे मनाया है। ये भी ध्यान रखना, पूछ सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो भाई साहब
अब भी बहुत सारी स्लाइड है बाकी है। ओहो। अब भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है। देखिए स्थापना वर्ष और स्थल, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना राज्य के बाहर रेवाड़ी में की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहां पे की है? रेवाड़ी में। जैसे जैसलमेर वाली जोधपुर में हुई थी, है ना, बीकानेर वाली कलकत्ता में हुई थी, वैसे की वैसे भरतपुर वाली कहां होती है? रेवाड़ी के अंदर होती है। अध्यक्ष कौन होते हैं? गोपीलाल यादव। और कोषाध्यक्ष होते हैं मास्टर आदित्येंद्र, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना कोषाध्यक्ष, क्योंकि 9th की किताब में दे रखा है, बाकी जो अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछेंगे आने वाले समय में। कोषाध्यक्ष कौन है? देखिए गैर कानूनी घोषित करते हैं, भरतपुर की राज्य सरकार ने इस प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया, और सरकार की इस कार्रवाई के विरोध में प्रजामंडल ने 21 अप्रैल 1938 को सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने फिर सत्याग्रह आरंभ किया है। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो भाई, अब प्रजामंडल को मान्यता और प्रथम सम्मेलन कब होता है? देखो 23 दिसंबर 1940, लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने प्रजा परिषद को मान्यता दे दी और जेल में बंद सभी नेताओं को रिहा कर दिया। जब मान्यता मिलती है तो फिर जेल में जो इनके नेता होते हैं उनको छोड़ देते हैं। पहला सम्मेलन होता है 30 दिसंबर 1940 को। प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में जो होता है आयोजित किया जाता है, और प्रमुखता से उत्तरदायी शासन की मांग की जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्रज जन प्रतिनिधि समिति का गठन होता है और इनके चुनाव होते हैं। देखो 22 अक्टूबर 1942 जनता को रिझाने के लिए सरकार ने ब्रज जन प्रतिनिधि समिति के गठन की घोषणा की, और इसके चुनाव होते हैं अगस्त 1943 के अंदर। इस समिति के गठन के लिए अगस्त 1943 में चुनाव करवाए। इसमें कुल 50 सदस्य थे, जिनमें 37 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं, ठीक है। देखो कुल 50 सदस्य, 37 निर्वाचित है, अन्य सदस्य 13 है, ठीक है। और प्रजा परिषद ने इस चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 27 पदों पे जो है विजय प्राप्त कर ली। समिति के मुख्य नेता कौन थे? युगल किशोर चतुर्वेदी, और उपनेता थे मास्टर आदित्येंद्र, ठीक है। और देखिए ये क्या करते हैं, प्रजामंडल को शीघ्र ही समझ आ गया कि ये समिति सरकार का मात्र एक ढकोसला है, जिसके बाद परिषद के सदस्यों द्वारा इसका बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक सरकार का एजेंडा था, तो ये क्या करते हैं कि बहिष्कार करना यहाँ पे शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि ये तो एक ढकोसला मात्र है। चलो स्क्रीनशॉट लो। अब प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन जो 1945 को होता है, देखिए 23 मई 1945 बयाना में आयोजित किया जाता है। और प्रमुख मांग क्या होती है इस अधिवेशन में? पुनः उत्तरदायी शासन की मांग दोहराई जाती है, और प्रजामंडल ने अपनी मांगों के लिए सत्याग्रह चालू कर दिया, जिसके जवाब में राज्य सरकार ने सभी नेताओं को फिर से गिरफ्तार कर लिया। पहले गिरफ्तार करते फिर छोड़ते, फिर गिरफ्तार करते फिर छोड़ते, यही चल रहा था। देखिए वायसराय बेवेल का भरतपुर आगमन होता है 1947 के अंदर, ठीक है। ऐतिहासिक तिथि है ये एक तरीके से, 14 जनवरी 1947। भरतपुर आने वाले मुख्य व्यक्ति कौन थे? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल, और बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह भी आते हैं साथ में। कौन आते हैं? बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह। उनके भरतपुर पहुंचने पर स्थानीय जनता ने व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर अपना तीव्र आक्रोश प्रदर्शित किया है, और सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए कड़ा दमन चक्र चलाया, सभी प्रदर्शनकारियों को जेल में डाल दिया, ठीक है। फिर इनको जेल में डाल देते हैं वापस। फिर क्या होता है? सांप्रदायिक दंगे और भारत की आजादी के समय की स्थिति होती है, यहाँ पे भी सांप्रदायिक दंगों का असर होता है। इसी दौरान अलवर के मेवो और जाटों में भयंकर दंगे भड़क उठे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब भरतपुर पूरी तरीके से सांप्रदायिक हिंसा में जल रहा था। फिर क्या होता है? मत्स्य संघ के अंदर 18 मार्च 1948 परिस्थितियों के नियंत्रण और एकीकरण की प्रक्रिया के तहत वे मत्स्य संघ के अंदर 18 मार्च 1948 को सम्मिलित कर देते हैं, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो भाई, अब चलते हैं अपन धौलपुर, ठीक है। धौलपुर के अंदर जन चेतना आरंभ होती है 1918 में। स्वामी श्रद्धानंद ने धौलपुर में जन चेतना का कार्य प्रारंभ किया। प्रजामंडल की स्थापना होती है 1936 के अंदर। पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल ने की है। और 1938 ईस्वी और 1940 में उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की गई, ठीक है। उत्तरदायी शासन की मांग है। और तसीमो, ये है तसीमो, तसीमो करना, तसीमो गांव, ठीक है। तासीम लिखा है यहाँ पे आपके 9th की किताब में, तसीमो करना इसको, तसीमो गांव।
12 नवंबर 1946 को इस दिन तसीमो गांव में प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया, परंतु सरकार ने किराए के गुंडों के माध्यम से दंगे फसाद करवा दिए वहां। ठीक है, यहाँ पे गुंडे भेज के दंगे फसाद करवा दिए। और तसीमो हत्याकांड के रूप में भी पढ़ते हैं इसको अपन। सरदार पटेल का तक्षप होता है 17 फरवरी 1948 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने धौलपुर के महाराजा को दिल्ली बुलाकर प्रशासनिक जो है शासन अधिकार थे इनको त्यागने को मजबूर कर दिया। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बाद में धौलपुर रियासत को भी मत्स्य संघ के अंदर विलीन कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा घटनाक्रम चलता है यहाँ पे। ये चित्रों के माध्यम से जरूर देखना, सीधे समझ जाओगे आप। देखो भाई साहब, अब आती है करौली की बारी। ठीक है, पूरे मत्स्य संघ वाले सारे पढ़ रहे हैं अपन अभी। स्थापना होती है 1938। ठीक है, कौन कौन है प्रमुख नेता? त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और मान सिंह। ये वाला प्रश्न बना था अभी हाल ही में। ठीक है, करौली के अंदर मान सिंह जी वाला प्रश्न बन चुका है। देखो, करौली के पड़ोसी राज्य के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया और जिसमें करौली में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। ठीक है, और संवैधानिक सुधार समिति बनती है। यहाँ महाराजा ने संवैधानिक सुधारों के विषय में सुझाव देने के लिए 11 सदस्यों की एक समिति नियुक्त की। ठीक है, और प्रजामंडल ने इस समिति में जन प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की मांग की, परंतु महाराजा ने इसे अस्वीकार कर दिया। और कुछ समय बाद करौली रियासत का भी मत्स्य संघ के अंदर विलीन कर लिया जाता है, यानी विलय कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अन्य राज्यों में जन आंदोलन। देखिए, 20वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में, यानी 1910 से 30 के बीच में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़ राज्यों में भी राजनीतिक चेतना का विकास होता है। झालावाड़ के राजा स्वयं प्रगतिवादी थे, उन्होंने जन चेतना बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं झालावाड़ के राजा ने। ठीक है, और विभिन्न राज्यों के प्रमुख जननायक और प्रजामंडल। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने यहाँ के भील बाहुल्य इलाके में जन जागृति पैदा की और प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपके लास्ट में ऐसे शामिल ही दे रखे हैं इसके अंदर। डूंगरपुर के अंदर देखो, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरी शंकर आचार्य, शिवलाल कोटड़िया और भीखाबाई भील। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये सारे के सारे नाम डूंगरपुर से संबंधित है। भोगीलाल पांड्या ने भीलों, चमारों और अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा द्वारा जन जागृति लाने का प्रयास किया। सेवा संघ के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर किया और इन प्रयासों के फलस्वरूप 1945 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। ठीक है, भोगीलाल पांड्या यहां से संबंधित है, ध्यान रखना। प्रतापगढ़ के अंदर जन चेतना लाने का अथक प्रयास अमृतलाल पायक ने किया और चुन्नीलाल प्रभाकर ने किया और दोनों ही पूछे जाते हैं। सिरोही में जन चेतना लाने का प्रजामंडल की स्थापना का मुख्य श्रेय गोकुलभाई भट्ट को जाता है। गोकुलभाई भट्ट जिन्हें राजस्थान के गांधी कहा जाता है। और वृहत राजस्थान में फिर इनका विलय हो जाता है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, शाहपुरा, टोंक, कुशलगढ़, ये सारे के सारे जो है अपने राजस्थान संघ पड़ते हैं, जो दूसरा चरण, उसके अंदर इसमें विलय कर दिया जाता है। ठीक है, जिसमें सिरोही तो लास्ट में मिलेगा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि भाई राजस्थान के अंदर मिल जाते हैं फिर। देखिए, प्रजामंडलों का मूल्यांकन। अब जन जागृति में योगदान, प्रजामंडलों का जन जागृति में योगदान रहता है। राजस्थान में प्रजामंडलों या लोक परिषदों का जनता में राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं की चेतना में मुख्य जो है चेतना उत्पन्न करने के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब देखो, इसके अंदर जो है आप लोगों को सिर्फ ये मूल्यांकन के अंदर तो पढ़नी चीजें जो मेन जो अपन पढ़ चुके, जो अपन ने पढ़ ली है, यानी कि जैसे कि शुरुआती दौर के संघर्ष रहे हैं, फिर प्रजामंडलों को गैर कानूनी कई जगह घोषित किया, फिर मान्यता मिली है, इनको जेल में डाला है, फिर छोड़ा है। ऐसे कैसे नरेंद्र मंडल जो है, देखो, राजाओं और नवाबों का केंद्रीय स्तर पर बनाए गए नरेंद्र मंडल के सुझावों के आधार पर ही बाद में राजाओं ने अपने राज्यों के प्रजामंडलों और लोक परिषदों की स्थान जो है इनको स्थापना होने दी थी और मान्यता दी थी इनको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। देखो, राष्ट्रीय आंदोलनों से भी जुड़ा हुआ, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा था। ठीक है, उनसे जुड़ा हो गया। और एकीकरण और राजतंत्र का जो है, एकीकरण होता है और राजतंत्र का अंत होता है एक तरीके से, क्योंकि भारत संघ के अंदर सभी मिल जाते हैं तो लोकतंत्र का युग आ जाता है। ठीक है, राजतंत्र वाली जो निरंकुशता होती है वो वाले दिन चले जाते हैं। सरदार पटेल के काफी सारे प्रयास रहे, इसीलिए इन्हें लोह पुरुष कहा जाता है और सभी राजाओं को जो है सहर्ष भारत संघ में मिलने के लिए राजी कर देते हैं। ये सामाजिक सुधार बहुत सारे देखने को मिलते हैं, अनेक जगह अपन ने पढ़े, सब जगह सामाजिक सुधार की जो है ये भावना देखने को मिलती है। निष्कर्ष क्या है? राजस्थान में आए इस महान सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को लाने का मुख्य श्रेय जो है प्रजामंडलों को ही जाता है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई ज्यादा समझने लायक कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ मैंने कहा था आप लोगों को कि ये है तकरीबन 40 स्लाइड,
और 40 स्लाइड को भी अपन ने सही समय पे 50 मिनट के अंदर पढ़ लिया है, यानी कि समझते हुए पढ़ा है। ठीक है, तो यानी प्रजामंडल वाला चैप्टर अब आप लोगों के पूरा हो चुका है। प्रजामंडल आपके पूरा अब समाप्त हो चुका है। अब प्रजामंडल के बाद क्या है, एकीकरण है। प्रजामंडल के बाद क्या है, एकीकरण। तो कल की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, एकीकरण। और फिर से वापस आपको बता दिया, ये जो किताब पीछे दिख रही, देखो ऑफलाइन तो किताब तो बुक स्टॉल पे उपलब्ध ही है, और आप ggdhub.com पे जाओगे तो वहां से किताब तो ऑर्डर कर ही सकते हो। इसकी प्राइस तो वही है, 286 ही रहेगी। किताब वाला कोई पुस्तक विक्रेता कम में देता है, 250 में दे दे, 260 में दे दे, तो आपका फायदा है, लेकिन 286 से ज्यादा नहीं देने। अब कोई के जाओ सर हम किताब नहीं ले सकते, इसकी प्राइस हमारे लिए फिर भी ज्यादा है, तो सिर्फ 50 रुपए आपको खर्च करने हैं और जीजीडी ऐप पे पूरी किताब की टेस्ट सीरीज के रूप में आपको उपलब्ध करवा दी है। तो वो ज्वाइन करके आप सेम यही किताब का लाभ उसमें आप ले सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में मिलेगी। हाँ, जब व्यू सॉल्यूशन में जाके जाओ तो व्याख्या वगैरह जो भी इसके अंदर है, किताब के अंदर व्याख्या वगैरह जैसे दे रखी है, जितने प्रश्न है, जितनी व्याख्या है, सब कुछ उसके अंदर दे दिया है। तो ये एक सुविधा है आप लोगों के लिए, क्या भाई किताब इतनी डिमांडिंग है गुरुजी हम पढ़ नहीं पा रहे इसको, तो सबके लिए सुविधा कर दी कि आप पढ़ सकते हो, आपके लिए ये प्रयास कर दिया है। तो ज्वाइन कर लियो, चूक जी मत। ठीक है, अब हम मिला टावरो अब अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।